This call is now being recorded. This call is now taking notes. सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ शक्ति हमें तो दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चल देश दंभ पाखंड छूट, अन्याय निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शशिदास जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के क्लासेस को अटेंड करते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग स्वागत कर रहे हैं उनका भी जो भी क्लास को ज्वाइन करेंगे। हम लोग स्वागत करते हैं उनका भी जो वीडियो के माध्यम से जब भी प्रसारित होगा तो इसको देखेंगे और इसको सुनेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज से हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं जो दूसरी, पहले हम लोग एक बार कर चुके हैं ट्रीटाइज 16
सेमेस्टर 1 में ट्रीटाइज 1, ट्रीटाइज 2, ट्रीटाइज 2 रेफरेंस बुक के रूप में है, लेकिन अगर उसको आप पढ़ते हैं तो आपको उन बिंदुओं का, जो पॉइंट्स आप यूज करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, इनका क्या यूज है, क्या इनका महत्व है, और क्या इनके गुण है, इनको गुण कह सकते हैं अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो गुण क्या है, उनके गुण कर्म क्या है, वो हम लोगों को पता चलते हैं। तो ट्रीटाइज 1 और ट्रीटाइज 2 संयुक्त रूप से पढ़ी जानी चाहिए। सेकेंड सेमेस्टर में ट्रीटाइज 7 है, ये बताती है कि जो कोई एनर्जी है वो कैसे फंक्शन करती है, कौन सा ऑर्गन है, कोई तो उसमें कुछ सिम्टम बताती है कि हमारा, और बाद में पैटर्न ऑफ डिजीज उसी से तय होता है। लेकिन ट्रीटाइज 7 के साथ अगर आप ट्रीटाइज 16 पढ़ते हैं तो वो कॉम्बिनेशन में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका वो ज्ञान जो आपको ट्रीटाइज 7 में लगता है कि कहीं मिसिंग है, वो आपको ट्रीटाइज 16 में मिल जाता है। तो हम लोग 16 की चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसी को हम लोग आज शेयर करेंगे। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा जी आ गई हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के वो थेरेपिस्ट हैं और वो क्लासेस भी लेती हैं, हमारी फैकल्टी हैं, और प्रैक्टिकल क्लासेस भी आयुर्वेदिक की वो इस बार ले रही हैं और इसके पहले भी ले चुकी हैं। तो हम लोग ये ट्रीटाइज पार्ट 16 जो इसको बोलते हैं, ये है एक एस्पस की किताब है, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं इसको, किताब को देख लें, वही ये पूरा है एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान का, 49/24-A मिंटो रोड इलाहाबाद 211001, वो नंबर दिए हुए हैं। वेब पर परचेज की जा सकती है उनसे इसके संबंध में, और चर्चा वहीं से की जा सकती है। तो ये चैप्टर 1 है, एलोपैथिक सिस्टम वर्सेस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। क्या है टीसीएम? तो जब टीसीएम के फुल फॉर्म की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसका पूरा फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इट इज नॉट मेरिडियन। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एलोपैथिक सिस्टम और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में अंतर क्या है, इस सिस्टम में क्या अंतर है, कैसे। एलोपैथिक सिस्टम कहते हैं इट इज अ मॉडर्न साइंस, वो कहते हैं साइंस है। साइंस माने क्या है? वो कहते हैं बिना हम अनुभव के, बिना हम डिसेक्शन के, बिना हम जाने हुए, बिना उसके तह में पहुंचे हुए हम इसको नहीं मानते हैं। तो ये मॉडर्न साइंस की परिभाषा है। इट इज बेस्ड ऑन करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडीज स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी माने स्ट्रक्चर, शरीर रचना, और फिजियोलॉजी माने कैसे फंक्शन करते हैं, उसके ऑर्गन कैसे फंक्शन करते हैं, उसके टिश्यू कैसे फंक्शन करते हैं, उसका सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, इसकी बात करते हैं। और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फंक्शन है वो कैसे काम करता है, इसकी जब जानकारी हो जाएगी, यही हम एलोपैथिक सिस्टम कहता है कि हम तभी मानते हैं। How the structure changes during the course of disease as it is studied. अगर कोई बीमारी आ गई तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे परिवर्तित होते हैं, या उनका कैसा उसका फंक्शन कैसे परिवर्तित होता है, इसकी बात भी हम लोग इसी में चर्चा करते हैं। इट इज एनालिटिकल, वो कहते हैं भाई तार्किक है, तर्क शक्ति दी कि ऐसे है तो ऐसे है। इट इज बेस्ड ऑन डिसेक्टिंग थिंग्स अंटिल द कॉजल लिंक्स आर सीन। कहते हैं कि बेस्ड ऑन डिसेक्टिंग, आप उसको काटते जाइए, फ्रैक्शंस में बांटते जाइए, यानी शरीर है, शरीर के बाद सिस्टम है, सिस्टम के बाद हमारा टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद टिश्यू है, और टिश्यू के बाद सेल है। कहते हैं डिसेक्टिंग थिंग्स, काटते जाइए अप टू सेल पहुंचना है हमको। तो डिसेक्टिंग थिंग्स अंटिल द कॉजल लिंक्स आर सीन, यानी कारणभूत क्या कारण है, क्या रीजन है
क्यों ये बीमारी हुई है, इस बीमारी की वजह से क्या सेल्स में परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये कॉजल लिंक्स आर सीन, तब तक हम इसको काटते जाएंगे। A causes B, B with C causes D. This is viewing events in linear fashion. उनका तरीका, जानने का तरीका क्या है कि A causes B, A ने B को उत्पन्न किया, एंड B with C, B और C के साथ कोई मिल गया, उसने D को उत्पन्न किया। तो अब ये कह रहे हैं कि यानी A ही मूल, इससे सिद्धांत ये होगा कि A ने B को किया और B ने एक C को साथ मिला और D को क्रिएट किया, यानी A मूलभूत कारण है D की बीमारी का। इस बीमारी D जो बीमारी हुई है उसका मूलभूत कारण A है। इस तरह हम लोग, लीनियर तरीका है, लीनियर फैशन है। लीनियर तरीका मतलब रेखीय सिद्धांत के रूप में है। माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट एंटिटीज। यही यहाँ थोड़ा सा वो है, वो कहते हैं, मॉडर्न साइंस कहती है कि हम मस्तिष्क को, जो ब्रेन हमारा है, जो मन है, मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क और जो हमारे बॉडी है, शरीर है, ये दोनों दो तरह की एंटिटी हैं। मन अलग है और शरीर अलग है। शरीर, मन यानी ब्रेन अलग है और शरीर अलग है, दो एंटिटी के रूप में वो उसको करते हैं। वेस्टर्न सिस्टम की मान्यताएं क्या है? डिजीज इज ड्यू टू कॉजेज। डिजीज हुआ, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कई कारण हो सकते हैं। अब कैसे कारण होंगे? कॉजेज कैन बी किल्ड। इन कारणों को हम लोग मार भी सकते हैं, इन कारणों को हम लोग कट आउट कर सकते हैं, काट सकते हैं। द कॉजेज कैन बी कंटेन्ड। इनको एक जगह स्थिर रख सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। कोई कारण है, उसको हमने सीमित कर दिया, उसको फैलने नहीं दिया। कोई कारण है, हमने उसको मार दिया। जीवाणु कोई है, मार दिया हमने। कॉजेज कैन बी कट आउट। अगर कोई कारण हो रहा है तो हमने उस भाग को निकाल दिया, हटा दिया। व्हेन द किलिंग, कटिंग आउट एंड कंटेनिंग इज इम्पॉसिबल, द ट्रीटमेंट इज अनसक्सेसफुल। अगर किसी का किलिंग संभव न हो, अगर किसी को कटिंग संभव न हो या कंटेनमेंट संभव न हो, तो यह बीमारी इस एलोपैथिक सिस्टम में खत्म नहीं की जा सकती। मॉडर्न सिस्टम समझिए। मॉडर्न सिस्टम ने क्या कहा? पहले जब आप केवल एक इस किताब से मत देखिए, ऐसे अनुभव करिए। 50 वर्ष 60 वर्ष पहले अगर आप इतिहास उसका समझ रहे हैं, तो एक डॉक्टर होता था, एलोपैथ में ही डॉक्टर होता था। एलोपैथी की बात कर रहा हूं। एलोपैथ में एक डॉक्टर होता था। वो क्या करता था? वो आता था, घर के परिवार में 10 सदस्य हैं, वो उसने देखा तो वो एक ही, उसको हम लोग फैमिली डॉक्टर कहते थे। फिर जब फैमिली डॉक्टर होता था तो करता क्या था? उसने देखा कि इनको गले की बीमारी अधिक होती है। दूसरा कहा कि इनको रीढ़ की बीमारी अधिक होती है। उस सब के बारे में समझता था कि इनको रीढ़ की, इनको गले की, इनको पैर की, इनके हाथ की बीमारी अलग होती है। उस सब का नेचर जानने लगा। जब कभी कोई बीमारी आई तो जिस व्यक्ति को उसने कहा था गले की बीमारी अधिक होती है, तो पहले उसने गले की बात सोचा कि भाई यहीं से कोई बीमारी, क्योंकि यह वही प्रोन टू फ्रूट है जिसकी बीमारी रीढ़ की हड्डी से, वो स्पाइन की बात चर्चा करते थे। ये सिस्टम जानने का उनके पास एक तरीका था। तो वही व्यक्ति पूरे परिवार का डॉक्टर भी था, वही पूरे परिवार के सब बीमारी को जानता था। एलोपैथ सिस्टम ने आगे डेवलप क्या किया? धीरे धीरे। अब ये देखिए, इस आदमी के साथ रिलेशनशिप क्या था? ये बहुत बढ़िया रिलेशनशिप था। क्या था? आता था, आपको देखा, इंटरेक्ट कर रहा है वो, और इंटरेक्शन से क्या हुआ? जैसे घर का कोई सदस्य है, वो आपसे सारी बातें आपकी जानता है कि आपका व्यवहार क्या है, आपका नेचर क्या है, आप गुस्सैल हैं, आप गुस्सा नहीं करते हैं, आप शांत स्वभाव के हैं, आप चिड़चिड़े हो, ये सारी चीजें वो जानता था। बीमारी की रूट उसको पता लगने लगती थी। उसको हम लोग कहते थे फैमिली डॉक्टर है। समय बदल गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भाई इंडस्ट्री डेवलप करने लगी। कहाँ? पश्चिम में।
1700 के आसपास का समय है, 1600 के बाद शुरू हुआ। और क्या हो गया, मैकेनिकल सिस्टम आ गया। क्या हो गया, मशीनों का आविष्कार हो गया। मशीनों से पहले जो लेबर था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, अब मशीनें आ गई। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई और उन मशीनों से कहा कि हम लोग 8 घंटे काम करेंगे तो इतना प्रोडक्शन कर देंगे। ये मशीनें क्या हुई, इन मशीनों में जब वो मशीन चलने से बंद हो गई तो उसने कहा, कोई मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया, उन्होंने कहा भाई देखो क्यों मशीन बंद हो गई। तो उसने कहा साहब इसमें अगर ये नट बोल्ट जो है जो हमारा था वो घिस गया है, इस नट बोल्ट को अगर बदल दें हम तो हमारा ये मशीन चलने लगेगी। उसने क्या किया, उस नट बोल्ट को निकाल दिया, एक दूसरा नट बोल्ट लाया, उसको कस दिया, उसने बना दिया और वो मशीन चलने लगी। ये मैकेनिकल सिस्टम था। शरीर को भी इस पैमाने में जो डॉक्टर्स उस समय डेवलप हुए, एलोपैथ डॉक्टर्स की बात कर रहा है, वो डॉक्टर्स डेवलप हुए, उन्होंने कहा कि शरीर भी इसी तरह है, वो भी एक मैकेनिकल सिस्टम मशीन है। इस मशीन में कोई अगर ऑर्गन या कोई टिश्यू फंक्शन न कर रहा हो तो उसको उसकी जगह दूसरा लगा दीजिए। आपका स्कूटर है, आप लेके गए, उनका भैया चल नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। तो उनका क्लच प्लेट बदलनी है, क्लच प्लेट बदल दिया, चलने लगी। ये मैकेनिकल स्टडी थी एलोपैथ सिस्टम की, और आगे बदल गया। आपको इतिहास इसलिए बता रहे हैं, इतिहास बताने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा हम लोग अगर समझ जाएंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि पूरे सिस्टम की कमजोरी क्या थी एलोपैथ सिस्टम की। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बदला। अब देखिए, इस मैकेनिकल सिस्टम में उसने आपके मनोभावों, आपके मूलभूत सिद्धांतों, आपके विचारों, इनकी परवाह नहीं किया। उसने इसको, आपको पूरी बॉडी को एक मशीन माना और मशीन से उसने चेंज कर दिया और समय बदला। अब क्या हुआ, पहले जो दूरी थी वो अब दूरी बढ़ने लगी। पहले वो डॉक्टर जो था वो माली की तरह था। कैसे था, क्यों माली था, वो जानता था कि इनका विचार क्या है, वो जानता था शशि दास जी की प्रॉब्लम क्या है, वो जानता था कि रीता गांधी मैम की प्रॉब्लम क्या है, वो जानते थे कि रुक्मणी शर्मा जी की प्रॉब्लम क्या है, वो जानते थे हेमंत जी की प्रॉब्लम क्या है, वो जानते थे अनिल शर्मा जी की क्या प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम के हिसाब से वो ट्रीटमेंट करता था। अब क्या हो गया, अब मैकेनिकल हुआ। उसने कहा चाहे अनिल शर्मा मैडम हो, चाहे हेमंत सिंह जी हो, कोई भी हो, हमको ये प्रॉब्लम हुई तो उनको ये चीज हटा दीजिए। तीसरा आया और आगे चेंज परिवर्तन हुआ। परिवर्तन में क्या हुआ, अब एक्सपर्ट आने लगे। उन्होंने शरीर को जो इकाई, जो मशीन थी, वो कॉम्बाइंड मशीन थी, एक बड़ी मशीन थी, उस मशीन को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। वन इज ब्रेन, वन इज लंग्स, वन इज हार्ट, वन इज स्प्लीन, वन इज किडनी। इन सब में बांट दिया पूरे शरीर को और कहा कि वो एक्सपर्ट है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो ब्रेन स्पेशलिस्ट है, वो ऑर्थोपेडिक है। तो ये सब शुरू हो गया। अब इसने क्या किया, इसने डिस्टेंस और बढ़ा दिया। नाउ दिस डॉक्टर बिकेम मास्टर। हम लोग पेशेंट उसकी ओर से बड़ी श्रद्धा पूर्वक देखने लगे कि ये चाहे तो हमारे जीवन को सुधार सकता है, ये चाहेगा तो हम तुरंत ठीक हो जाएंगे, और ये नहीं चाहेगा तो हम मर जाएंगे या हम ठीक नहीं होंगे। इसने और डिस्टेंस बता दी, मालिक और गुलाम के बीच का जो रिश्ता होता है वो पैदा कर दिया। ये एक्सपर्ट हो गए, ये किसी सुनने बंद कर दिया इन्होंने। उनका वो एक्सपर्ट है, उनका आप गए आप, और हमने कहा कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो उसने देखा, कहा कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका काम खत्म, हार्ट में कोई समस्या नहीं। अब हम दूसरे के पास गए, उन्होंने कहा कि हार्ट में समस्या नहीं, उनका किडनी वाले दिखा दीजिए। किडनी वाले ने कहा कोई समस्या नहीं। उनका लंग्स वाले दिखा दिया, उनका लंग्स वाले कोई समस्या नहीं। सारी समस्याओं में हुई, सबने कहा कि हमारी कोई समस्या नहीं है, लेकिन दर्द अपनी जगह कायम है।
क्योंकि वो सब एक्सपर्ट किसके हैं? वो दर्द के, कोई हार्ट का है, कोई स्प्लीन का है, कोई किडनी का है, कोई ब्रेन का है, सारे लोग हैं। लेकिन सारे लोग भी तय करके ये नहीं तय, सारे लोगों ने इंडिविजुअली देखा, कहा भाई हम किडनी के बारे में हम जानते हैं, हम हार्ट बताते हैं। किडनी ने कहा कि भाई हार्ट वाला कहीं और दिखाइए, मैं तो किडनी के बारे में बता सकता हूँ। तो लेकिन अल्टीमेटली आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। इसने डिस्टेंस बढ़ाया, इसने एक्सपर्टाइज बढ़ा दिया, इसने स्वामी और नौकर के बीच का संबंध, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ये संबंध डेवलप कर दिया। ये दे आर सेड टू बी एक्सपर्ट। ठीक, दिस इज द इन टोटो, मतलब बड़े बड़े पैमाने पर अगर आप एक दो तीन सेंटेंस में कह सकते हैं तो ये रिलेशनशिप डेवलप हो गया। जो माली था, माली क्या था? एक गुलाब को पानी कम चाहिए, एक गुलाब को पानी अधिक चाहिए, इस पौधे को पानी अधिक चाहिए, इस पौधे को पानी कम चाहिए, इस पौधे को शाम को पानी चाहिए, इसको सवेरे चाहिए। ये जो चीज थी वो समाप्त हो गई और उसके जगह एक इमोशनलेस रिलेशनशिप डेवलप हो गया। चलिए हम लोग थोड़ी सी बातें इधर हम लोगों ने इतर किया ताकि हम लोग समझ सके कि भाई क्या चीज है। When the killing, cutting out and containing is impossible, the treatment is unsuccessful. अब हम क्योंकि हमने ना किलिंग कर सकते हैं, ना बैक्टीरिया को मार सकते हैं, ना किसी अंग को काट सकते हैं और ना किसी बीमारी को कंटेन कर सकते हैं, अब हम ट्रीटमेंट हम सफल नहीं हुआ। क्या दिखता है? इसका उपचार किया। क्या दिखता, ये क्या दिखेगा? इसका उपचार किया गया। गांठ है, काट कर निकाल दीजिए, फोड़ा है, ऑपरेट कर दीजिए, इन्फेक्शन है, मार दो, किल इट, बैक्टीरिया है, मार दो, किल इट। यही तो है इस कंसेप्ट में ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें दवा दी जाती है, दवा दी गई, गोली दी गई, दवा इंजेक्ट कर दी गई या सर्जरी द्वारा कर दी गई और ड्रेसिंग और बैंडेज करके भी इन्फेक्शन का उपचार किया गया। ये ट्रीटमेंट का सिस्टम था। इसमें फिजियोथेरेपी भी है, वो भी इसका पार्ट है, फिजियोथेरेपी थोड़ा सा पार्ट है। गर्म ठंडे मोम द्वारा सिकाई भी है। इसमें रेडिएशन द्वारा भी उपचार दिया जाता है, ब्रेक करने के लिए, खत्म करने के लिए, किल करने के लिए रेडिएशन द्वारा। ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम क्या है? दिस इज द ट्रेडिशनल साइंस है पुरानी। ऑल साइंस एंड सिम्टम्स आर प्लेस्ड टुगेदर। इसमें क्या हुआ? हर सिम्टम को देखा गया, क्योंकि बॉडी एज ए होल दिखाई। हम लोग कहते हैं कि लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, हार्ट इज द मदर ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन इज द मदर ऑफ लंग्स एंड लंग्स इज मदर ऑफ किडनी, किडनी इज द मदर ऑफ अगेन विंड, लीवर। तो ट्रेडिशनल साइंस है, ऑल साइंस एंड सिम्टम्स आर प्लेस्ड टुगेदर, देन सिंथेसिस इज डन। सबको मिलाया जाता है कि भाई क्या है, गो ऑन डूइंग सिंथेसिस अंटिल द पिक्चर ऑफ होल पर्सन अपीयर्स। सब चीज देख लीजिए और तब उसके व्यक्तित्व क्या है उसको समझ में आ जाएगा। वेरियस सिम्टम्स, सिंड्रोम्स एंड साइंस आर इंटररिलेटेड एज पार्ट ऑफ ए पैटर्न। अब एक पैटर्न समझ में आया कि ये इस पैटर्न का है, दिस इज कॉल्ड डिजीज पैटर्न। इसको पैटर्न ऑफ डिजीज बोलते हैं। अब समझ गए आप? जब भी हम लोग बात करते हैं चाइनीज में तो ये हम लोग कहते हैं कि पैटर्न ऑफ डिजीज है, उसका हम लोग उपचार करते हैं। उसके कुछ सिम्टम होते हैं, उन सिम्टम को पैटर्न ऑफ डिजीज की संज्ञा दी जाती है। वन और मोर पैटर्न में भी इन्वॉल्व एज कॉजेज ऑफ डिजीज। हो सकता है कि एक ही पैटर्न हो या दो पैटर्न उसमें शामिल हो, इनकी वजह से बीमारी हुई हो। ट्रीट द कंसर्न पैटर्न एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी ओवर। अब हमने देखा कि हमारा ये पैटर्न ऑफ डिजीज है। इस पैटर्न में जैसे विंड हीट है या विंड कोल्ड, तो हमने देखा कि अगर हम एक पैटर्न का
इलाज कर रहे हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स समाप्त हो रही हैं। माइंड एंड बॉडी आर इंटीग्रल पार्ट। वहां क्या कह रहे थे कि माइंड, मनुष्य का जो ब्रेन है और शरीर है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये कह रहे नहीं, दोनों में रिलेशनशिप है। एक के बिना, अगर माइंड कमजोर होगा या माइंड प्रभावित होगा तो शरीर भी प्रभावित होगा, शरीर प्रभावित होगा तो माइंड भी प्रभावित होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सब सारे कोई ना कोई, किसी का पिता है, किसी का सन है, किसी के बाबा है, किसी का दादा है। ये रिलेशनशिप है। मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल इलनेस आर क्लोजली रिलेटेड। यानी ये सब, मतलब चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो और चाहे मेंटल हो, कुछ भी हो, ये सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से। TCM मेक्स एंटायर पर्सन इनटू अकाउंट बोथ इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सारा व्यक्तित्व, सारा शरीर एक व्यक्तित्व के रूप में है। उसमें अगर ब्रेन में परिवर्तन हुआ है, वहां डिजीज हुई है, तो शरीर में भी होगा। शरीर में हुआ तो ब्रेन में भी होगा। अगर हार्ट प्रभावित है तो लीवर प्रभावित होगी। लीवर में रक्त कम है तो हार्ट में भी रक्त कम हो जाएगा। हार्ट कम पंप कर रहा है तो स्पिन प्रभावित होगी। पैटर्न है ये, इसमें पाया गया। तो TCM की मान्यता क्या है? डिजीज इज डिसऑर्डर ऑफ द इन द बॉडी। कोई डिसऑर्डर है, किसी भी तरह का डिसऑर्डर है, मतलब ऑर्डर माने एक सिस्टमिक तरीके से चलना, वो ऑर्डर है, और उससे अगेंस्ट कोई चीज हो तो वो डिसऑर्डर है। ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रॉपर्ली ऑर्डरिंग और हार्मोनाइजिंग द बॉडी। शरीर के संतुलन करना है पूरे। रक्त कम है तो रक्त को बढ़ाना है, रक्त कम होगा तो कई चीजें कम हो जाएंगी। रक्त कम होगा तो लिवर ब्लड डिफिशियंसी भी होगी, तो हार्ट ब्लड डिफिशियंसी भी हो जाएगी। स्प्लीन यांग डिफिशियंसी है तो किडनी यांग डिफिशियंसी भी हो जाती है। किडनी यांग डिफिशियंसी है तो स्प्लीन यांग डिफिशियंसी भी होगी। इस किडनी इन डिफिशियंसी है तो लिवर इन डिफिशियंसी भी हो सकती है। क्लियर? तो इसका ट्रीटमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रॉपर्ली ऑर्डरिंग हार्मोनाइजिंग बॉडी। क्या होता है, इसका उपचार देते हैं, क्या है, क्यों इसके पूरे शरीर को एक साथ हम बात करते हैं? क्यों? अगर सेल में कोई परिवर्तन हुआ है तो हमारे टिश्यू में भी परिवर्तन होगा, ऑर्गन में भी परिवर्तन होगा, बॉडी में भी परिवर्तन होगा, सिस्टम में भी परिवर्तन होगा। अलग अलग नहीं कर सकते कि सेल को हटा दीजिए। तो ट्रीटमेंट बाय एक्यूपंक्चर, बाय एक्यूप्रेशर, बाय मॉक्सिबेशन, मोक्सा करते हैं, बाय अप्लाइंग सीड्स, मैग्नेट्स, कलर्स, बाय कपिंग, कपिंग में भी कुछ निकालते हैं ब्लड वगैरह, बाय मसाजिंग, मसाजिंग से भी करते हैं। ट्रीटमेंट इज गिवन ऑन द एक्यू पॉइंट्स सिचुएटेड इन द बॉडी। शरीर की बाहरी सतह में जो पॉइंट होते हैं उन पर ट्रीटमेंट देते हैं। दिस इज एन inbuilt mechanism in the human body installed by Almighty God, ताओ। ताओ को प्रकृति कहा गया है, ताओ को ईश्वर कहा गया है। उनके द्वारा पूरे शरीर को एक मैकेनिज्म बनाया गया है। एग्जाम्पल क्या है? एलोपैथिक सिस्टम में शरीर का डिसेक्शन करके देखते हैं। शरीर को दो भागों में काटा, एक शरीर का दाहिना भाग, एक बायां भाग। हाथ को काटा, दो भाग हो गए, दाहिना हाथ, बायां हाथ। फिर उस भाग को काटते गए और काटकर सेल लेवल तक जाकर बीमारी के स्थान और कारण को समझकर उपचार देते हैं। ये है एलोपैथिक सिस्टम। TCM में रोगी के सभी सिम्टम्स लिखते हैं, उन सभी सिम्टम्स को जोड़ते हैं। इसको खांसी आ रही है, इसकी जबान ये हो गई है, इसकी पल्स ऐसी चल रही है, इसके उसमें खांसी में कफ कैसा निकल रहा है, ये सब सारे सिम्टम्स को जोड़ते हैं। एक डिजीज पैटर्न जो बना हुआ है वो मिल जाता है, उस पैटर्न पर उपचार देते हैं। इससे रोगी की अधिकांश तकलीफें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि डिजीज तो यही थी जो पैटर्न रूप में दिखी कि ये बाकी की तकलीफों को शरीर स्वयं ठीक कर लेता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, व्यक्ति के मुंह पे जीभ के किनारे लाल छाले हो गए, छालों का रंग लाल है, जीभ भी सुर्ख लाल है। रोगी को बहुत क्रोध आता है। अब ये सिम्टम बता रहा है कहां पर है, तो हम कहते हैं क्रोध है तो लीवर। रोगी का चेहरा, आंखें लाल है, गर्मी लग रही है, सारे सिम्टम लीवर में हीट बढ़ी बता रहे हैं। हमने देखा कि जबान है तो हमने कहा कि मुंह के जीभ के किनारे लाल है, तो जीभ किनारे पर होगा तो लाल होगा तो लीवर। हमने कहा क्रोध आ रहा है तो लीवर।
हमने कहा कि जीभ सुर्ख लाल है तो लीवर, हमने कहा छालों का रंग लाल हो गया तो हीट, एक्यूट हीट, बड़ी बड़ी हीट बढ़ी गई है। तो ये सारे सिम्टम लीवर में हीट बढ़ जाता है। लीवर हीट राइजिंग पैटर्न डिजीज है ये, लीवर में हीट बढ़ रही है। तो ऐसे में हम लोग जब वो रोगी उपचार देंगे तो अधिकांश लक्षण एक साथ ठीक हो जाएंगे। तन और मन दोनों का उपचार होगा और रोगी को अब गुस्सा भी कमाएगा। देखिए, क्रोध आना मन का स्वभाव है, शरीर का नहीं है। तो शरीर में क्रोध आ रहा है यानी तन भी प्रॉब्लम है तो मन भी प्रॉब्लम हो गई। अब मन भी गुस्सा कम हो गया, तो शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, ये मान्यता है। तो तन की बीमारियों के कारण मन में उद्वेग उठते हैं, वहां भी डिजीज पैदा होती है, और मन की बीमारियों के कारण शरीर भी बीमार हो जाएगा। TCM has developed over a period of 3000 years. Acupuncture regulates flow of ki in meridians and organs. मेरिडियन में और ऑर्गन्स में चलती है क्या, हमारा फ्लो ऑफ की जो ची है वो चलती है मेरिडियंस में और हमारे ऑर्गन में। इट रिमूव्स ब्लॉकेजेस, कोई रुकावट है उसको दूर कर देती है। ये स्ट्रेंथन्स द बॉडी प्रोटेक्टिव डिफेंसिव की, जो बॉडी की सुरक्षा वाली है, डिफेंसिव की है, उसको और मजबूत बनाता है। इट लेसन्स द वायलेंस ऑफ एक्सेसेस, अगर कोई एक्सेस कहीं हो रही है तो इसको कम करता है। टू बी एबल टू यूज acupressure effectively against all types of illness, one must understand the meaning of chi क्या है, चैनल क्या है, ऑर्गन क्या है, एक्सेस क्या है, ब्लॉकेज क्या है, ये इनको हम लोग पढ़ना जरूरी होगा, तभी तो समझ पाएंगे कि क्या है। तो यूजिंग acupressure without understanding its philosophical and theoretical basis is like using antibiotics with no knowledge of Western philosophy. बल्कि इसको जानना जरूरी इसलिए है कि अगर हम क्या है फिलोसफिकल एंड थ्योरेटिकल बेसिस, इसका थ्योरी नहीं समझेंगे तो जान नहीं पाएंगे। क्यों, जैसे उदाहरण दिया है कि जैसे अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी को न जाने और एंटीबायोटिक खाने लगे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि इसका क्या है। ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, एनी अभी समझ गए, अच्छा आ रहा है समझ, बोलिए एनी पर्सन। जी सर, समझ में आ रहा है अच्छा से। तो ये हमारा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है कि हमारा TCM और जो हमारे एलोपैथ सिस्टम क्या अंतर है। अब फंडामेंटल्स ऑफ की मैकेनिज्म क्या है, ऊर्जा की कार्यप्रणाली के मूलभूत सिद्धांत क्या है, यही से शुरू हो गया हमारा अपना TCM का फंडामेंटल्स। अब क्या है सिद्धांत, क्या है, की के प्रवाह की सही दिशा उस अंदरूनी ऑर्गन, उस जो इंटरनल ऑर्गन है उस पर निर्भर करती है। कौन सा ऑर्गन है वो कहां पर अपना ऊर्जा की दिशा रखेगा, ये वो तय है। खास कार्यों करने हेतु प्रत्येक ऑर्गन अपनी की को एक दिशा में प्रवाहित करता है। की इज डिफरेंट, दिस की इज डिफरेंट फ्रॉम मेरिडियन। नोट कर लीजिए, मेरिडियन बिल्कुल डिफरेंट है। ये की दिशा का संबंध उस खास ऑर्गन की कार्यक्षमता, वो क्या काम करता है ऑर्गन, उसकी वजह से तय होता है कि वो उसकी की दिशा नीचे होगी, ऊपर होगी, बाएं होगी, दाएं होगी। जैसे अब एग्जाम्पल, अब और हम लोग वहां पढ़े हुए हैं, अब ट्रेटाइज 7 में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 16। स्प्लीन की सामान्यतः ऊपर की ओर लंग्स हार्ट तक जाती है। भोजन बनाया, उसको लंग्स और हार्ट की ओर ले गए। Spleen sends the pure blood essence extracted from food upwards to lungs and heart, where they are transformed into ki and blood. हेमंत जी, सरदा जैन मैडम का स्वागत है, समवाय फाउंडेशन उनका स्वागत है। नमस्कार सर। हेमंत सिंह जी हमारे संस्था से जुड़े, इस रूप में जुड़े हुए हैं कि हमेशा वो जो हमारे फ्री आश्रम वाला ट्रीटमेंट है उसमें भाग लेते हैं। जय जिनेन्द्र सर। जी मैडम। जय जिनेन्द्र सर। अब आगे चलें।
बोलिए, आगे चले। यस सर। तो स्पिन की सामान्यतः ऊपर की ओर लंग्स और हार्ट जाती है, हार्ट तक गई, फिर क्या किया उसने, हार्ट में, भाई हार्ट में क्यों जाएगी, हार्ट को बनाना है रक्त, और उसको बनाना है लंग्स को, जिसको की या ची बोलते हैं, ची बनाना है। तो दोनों को बनाने के लिए कह दिया। उनकी अलग अलग नाम कुछ भी हो, गैदरिंग ची हो, कुछ भी हो, तो अलग। अगर स्पिन की ऊपर की नहीं गई तो क्या हो गया, जो शुद्ध भोजन सत्व है, क्या है, इसेंस ऑफ, आपने भोजन खाया, उसका कोई इसेंस हुआ, वो इसेंस ऊपर की ओर जाएगा नहीं, तो क्या होगा, तो क्या फिर क्या होगा, अगर स्प्रिंग की ऊपर की ओर जा ही नहीं पा रही है, तो ऊपर की ओर नहीं भेजेगी एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, कि वो नीचे की ओर चली जाएगी, और नीचे चली जाएगी तो डायरिया या पतले दस्त। Consequences of food की not rising in the is that food essences are not transported to lungs and heart। अब फूड की अगर ऊपर नहीं जा रही है तो क्या होगा, कि वो ऊपर की ओर अगर नहीं जा रही तो लंग्स और हार्ट को जा नहीं पाएगी, तो दो तकलीफें होगी, डिफिशियंसी ऑफ की, क्यों, और डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। भाई जब अगर ये भोजन का सत्व ऊपर नहीं गया, तो जिसको ये रॉ मटेरियल है उसके लिए ना, बोलिए, कोई मशीन अगर है तो उस मशीन में दो काम होते हैं, कैसे, कोई रॉ मटेरियल देते हैं ना, वो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल क्या है हमारा, फूड की, ये गया ही नहीं, और ये गया नहीं तो नेचुरली वो क्या होगा, बनाएगा नहीं, तो वहां डिफिशियंसी ऑफ की हो जाएगी और डिफिशियंसी ऑफ ब्लड हो जाएगी। डिफिशियंसी की हो, की डिफिशियंसी होगी किसी लंग्स की वजह से, और ब्लड की डिफिशियंसी होगी हार्ट की वजह से। स्टमक और स्प्लीन भोजन को पचाकर शुद्ध भोजन सब तो निकाल लिए, पर स्प्लीन की डिफिशियंसी के कारण इनको ऊपर लंग्स हार्ट में नहीं भेजा सका, इससे की एंड ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है। अगर ये स्प्लीन या स्टमक दोनों मिलकर के भी अगर ये अपने भोजन सत्व को ऊपर की ओर नहीं भेज सके, तो एक तो ची की डिफिशियंसी जिसको बोलते हैं की, और दूसरा आपको ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी। Ascending of spleen key lifts and keeps the various organs of the body in their places। तो ऊपर की ओर जाती हुई स्प्लीन की स्प्लीन वाली जो ऊर्जा है शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स को ऊपर उठाती है और उनको अपने स्थान पर बनाए रखती है और नीचे की ओर लटकने नहीं देती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, नीचे की ओर जाना। ये क्या करती है, नहीं, ये इसी गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में आपकी इस ऑर्गन को उठाने का काम करती है, अपनी जगह पर रोके रखने का काम करती है। ये उसका फंक्शन है स्प्लीन का। इफ द स्प्लीन की सिंक्स प्रोलैप्सेस में आकर फॉलोइंग ऑर्गन्स में बी अफेक्टेड। अगर स्प्लीन की सिंक माने 25% रह गई, एक सेकंड, इफ द स्प्लीन की सिंक माने बिल्कुल बहुत कमजोर हो गई, लगभग 25% रह गई, तो प्रोलैप्सेस में आकर सारे ऑर्गन्स को उठाने का काम यही कर रही थी, तो प्रोलैप्स हो जाएगी। तो फॉलोइंग ऑर्गन्स में भी अफेक्टेड। कौन सा ऑर्गन्स है, मेन होंगे स्टमक, प्रोलैप्स ऑफ स्टमक विच इज कॉल्ड गैस्ट्रोप्टोसिस। जो बीमारी का नाम है ये इसकी वजह से होगा, प्रोलैप्स ऑफ स्टमक, यानी हमको स्प्लीन की सिंकिंग का उपचार करना है। यूट्रस, देयर इज यूट्रस प्रोलैप्स, स्प्लीन की सिंकिंग उपचार। इंटेस्टाइनल हार्निया का इलाज इसी में होगा। प्रोलैप्स किडनी के प्रोलैप्स का उपचार इसी में होगा, और प्रोलैप्स ऑफ यूबी का होगा तो भी इसी पर होगा, स्प्लीन की सिंकिंग
वेजिनल प्रोलैप्स का भी उपचार भी इसी में होगा, रेक्टल वेन्स का उपचार भी होगा, हेमराइड्स होगा। तो रेक्टल वेन्स में भी प्रोलैप्सेस में एनस क्या है रेक्टम में, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग पहले उपचार करना है कहाँ, स्प्लीन की सिंकिंग पर। हम जो भी लगाएं लेकिन स्प्लीन सिंकिंग जरूर लगाएं, क्योंकि जिम्मेदार तो यही है, यही ऑर्गन जिम्मेदार है। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोलैप्सेस इन द बॉडी आर ड्यू टू स्प्लीन की सिंकिंग। जैसे आंख की पलक गिरना, मुंह से लार का गिरना, गाल और गले की चमड़ी का नीचे को लटकना, कोई भी आपकी स्किन बाहर हो रही है, गाल लटक रहे हैं, कुछ भी, कोई भी जो ऑर्गन अपनी जगह स्थित ऑर्गन है, स्किन भी तो ऑर्गन है, वो कोई भी ऑर्गन जो अपनी जगह पर स्थिर न हो, पूरे शरीर में कहीं भी, वो समझिए कि कहीं पर भी प्रॉब्लम हो। एजिंग प्रोसेस में भी यही स्प्लीन की सिंकिंग जिम्मेदार है। इसी को एजिंग प्रोसेस कहते हैं कि वो झुर्री हो गई, तो झुर्रीदार होना हुआ, कूल्हों का सब जो भी प्रोलैप्स है, ऑल स्किन जो भी कह दीजिए, जो भी प्रोलैप्स किसी तरह का हो, तो पहले आपका ट्रीटमेंट कहाँ करना है बोलिए? फर्स्ट ट्रीटमेंट स्प्लीन की सिंकिंग का। हाँ, और हम लोग ये भूल जाते हैं ना, याद करिए, बोलिए, सारे लोग बताएं, भूलते हैं कि नहीं भूलते? जी सर। भूल जाते हैं ना हम लोग, जी दुनिया भर का विचार करते हैं, लेकिन इसमें ये सिद्धांत पढ़ने, बिल्कुल इसको वर्बेटम पढ़िए और केवल मन से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए कि वो क्या कह रहा है, कि अगर कोई भी प्रोलैप्स हो, को स्थिर रखने का काम स्प्लीन का है, बस ये केवल तथ्य याद रखिए, खत्म, शेष चीजें। यानी कोई अपनी चीज पर नहीं है, अपनी चीज पर रुकी नहीं है और वो नीचे लटक रही है, कुछ भी हो, पहले आपको उपचार करना है स्प्लीन की सिंकिंग। सिंकिंग में क्या होता है? स्प्लीन की डिफिशियंसी पॉइंट होता है। डिफिशियंसी पॉइंट क्या है, किसी को मालूम है? थोड़ा दो तीन चार बहुत कॉमन है, 3-4 बहुत कॉमन है। जब भी स्प्लीन की डिफिशियंसी की बात करेंगे तो हम दो ऑर्गन हमारे पास है, कौन कौन ऑर्गन है स्प्लीन के साथ? कौन ऑर्गन दूसरा जुड़ा हुआ है स्प्लीन के साथ? ऑर्गन कौन सा जुड़ा हुआ है? स्टमक है सर। यस, स्टमक। तो 2 पॉइंट है, स्टमक के भी 2 पॉइंट है और 3 पॉइंट स्टमक के और 3 पॉइंट उसके हैं। एसटी देखिए, अब याद रखिए, स्टमक के पॉइंट एसटी हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक का 36 इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना हम लोग, कहते हैं ब्रिस्टल पॉइंट है स्टमक 36, और उसी का सीवी 12, और बैकशू पॉइंट क्या है, यूबी 21। इधर क्या है इसका, स्प्लीन का sp3 sp6, sp3 से अधिक इंपॉर्टेंट sp6 है, याद रखिएगा। sp6 में तीनों मेरिडियन मिलती हैं। कौन कौन मेरिडियन है, ऐसे समझिए, कौन कौन मेरिडियन मिलती है? किडनी, लिवर और स्प्लीन। गुड, किडनी, लीवर, स्प्लीन तीनों मिलती हैं। जहां मीटिंग प्लेस है, हम लोग यहाँ मिल रहे हैं, हम लोग किसके से मिल रहे हैं? अनिल शर्मा जी से मिल रहे हैं, दिनेश चंद्र सिंह जी मिल रहे हैं, गरिमा मैडम से मिल रहे हैं, हेमंत सिंह से मिल रहे हैं, नीतू जैन से मिल रहे हैं, रीता गांधी मैडम। ये जो एनर्जी बढ़ गई ना इतने मिलने से, वो मिलने तो एनर्जी बढ़ गई। sp6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी sp3 का ट्रीटमेंट दें या न दें, देखिए ध्यान रखिएगा, तो भी sp6 का ट्रीटमेंट देना चाहिए। आगे आप लोग अनुभव देखिए, अनुभव करिएगा। इस किताब को पढ़ने का सही गुरु दीक्षा ये है, गुरु दीक्षा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस किताब में जो लिखा हुआ है इनके बियॉन्ड भी सोच लेना। नहीं बोलिए, अगर इतना ही तो हमारे गुरु ने तुमको दिया, उस गुरु से हम उस गुरु की बात को समझ करके और भी आगे बढ़े, तब तो गुरु प्रसन्न होंगे, वही दीक्षा। तो क्या है, कह रहे हैं कि पहली बात, 6 पॉइंट हो गए, आपने पॉइंट बताया, बहुत बढ़िया बताया, sp3 sp6 और उसमें यूबी 20, 13 14 15 16 17 छोड़ दीजिए, 18 19 लीवर और
गॉलब्लैडर, 20-21 स्टमक वो, 22 आपका उसका ट्रिपल वार्मर का, और आपका 22-23 आपका किडनी का, 24 छोड़ दीजिए, 25 ले लीजिए, 25 एलआई का, और 26 छोड़ दीजिए, 27-28 आपका दोनों का कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूबी हो गया। तो ये पॉइंट ऐसे तो माने 6 पॉइंट हो गए। अब इस स्प्लीन सिंकिंग माने डिफिशिएंट ही नहीं है, क्या होगा, ये बहुत बिल्कुल डूब रही है। तो डूबने क्या करते हैं बोलिए, अगर कोई डूब रहा हो तो क्या करते हैं आप लोग? रेस करते हैं सर, उठाते हैं, रेस करते हैं। यस, उठाते हैं ना। जैसे कोई डूबे कुएं में लटक गया हो तो क्या करेंगे, उसको कहेंगे भैया पकड़ के खींच लो, तो खींचना माने ऊपर उठाना ना। तो ये ऊपर उठाने की बात करने के लिए हमारे पास 3-4 पॉइंट है बढ़िया बढ़िया। एक आध पॉइंट का नाम बताइए, हम कह रहे हैं सबको मत जानिए, आप मत सोचिए कि पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट जान सकते हैं, उनको बताइए वो ना पॉइंट। सर GV1, GV20, गवर्निंग वेसल 1, ST21, यस, ST21 गवर्निंग वेसल 1, गवर्निंग 20, यस, UB35, जी और सर, आपका UB35, वो आपका जो है पेरिक उसका CV6 भी है, सर CV6 ठीक है, CV6, GV4, CV4, ये सब पॉइंट है। मतलब इन पॉइंट्स में कोई आवश्यक नहीं कि आप सारे पॉइंट लगा दें। फिर वही कह रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि सारे प्रोटोकॉल आपको याद होने चाहिए, आप ये चिंता मत करिए कि सारे प्रोटोकॉल लगाए बिना आपकी गति नहीं है। नो, आप उन पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स लगाइए, 2-3 पॉइंट आप उसके जो आपको इनहेंस करते हो एनर्जी को, उसको लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया। क्लियर? 3 पॉइंट स्प्लीन के, 3 पॉइंट स्टमक के, 6 पॉइंट हो गए। और उसके बाद आपने कहा कि 6 पॉइंट के अलावा अब हमको रेजिंग करनी है, तो गवर्निंग वेसल 1 और गवर्निंग वेसल 20 दोनों एक ही एक्सिस पर है, नीचे और ऊपर, यहाँ पर है और एक नीचे है, तो दोनों में हो गया। UB35 नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूल जाते हैं हम लोग। UB35 बिल्कुल वहीं पर आपका है, बिल्कुल गोनाडल एरिया पर, तो UB बैक में, तो UB35। उसके बाद हमारे पास CV6 भी पॉइंट है, GB4 और CV4 2 पॉइंट और हैं। ये जितना इन पॉइंट्स में कोई आवश्यक नहीं सारे पॉइंट लगाएं, आप इनमें 2 पॉइंट लगा दीजिए, आपका काम हो गया। एनीवे, आगे चले हम लोग। स्प्लीन की सिंकिंग इन द लॉन्ग रन कॉजेज माइस्थेनिया ग्रेविस, बीमारी गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका इलाज क्या है कि अगर हम लोग स्प्लीन की सिंकिंग को 5-6 महीने लगाए तो शायद ये ठीक हो जाए, जिसको बहुत बड़ी बीमारी माना जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। सब मतलब आपके सारे पेशी, मतलब सारे अंग शिथिल होने लगते हैं, ये लटकने लगता है, सारी चीजें लटक जाती हैं, और हाथ वाथ का सब फंक्शन करना बंद हो जाते हैं, कम फंक्शन हो पाते हैं। इसलिए तो स्प्लीन सिंकिंग तो हम समझ गए, ये पॉइंट है। स्टमक की सामान्यता नीचे प्रवाहित होती है, स्टमक की नीचे की ओर जा रही है। अब हमको समझ में आ गया कि स्टमक की सामान्यता नीचे की ओर प्रवाहित होती है, क्यों? ताकि जो टॉक्सिन या जो भाई कुछ तो बनाया, उसको नीचे दिया और कहा कि भाई इससे सत निकालने, तो सत निकालने के बाद हमारे पास LI SI2 है, उसके बाद आकर के और फिर अंत में LI के माध्यम से बाहर। तो भोजन के अशुद्ध भाग को नीचे आंतों में भेज देता है। चाइनीज और मॉडर्न साइंस से थोड़ा डिफरेंट है, वो कह रहे हैं कि भाई शुद्ध भाग जो सत्व भाग है वो ऊपर चला गया और नीचे की ओर अब उसके LI की ओर जाना है, तो नीचे को भेज दिया। स्प्लीन द्वारा निकाले गए शुद्ध भोजन सत्व प्योर फूड एसेंस से बचा हुआ भोजन का भाग अशुद्ध भाग है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर चाइनीज थ्योरी कह रही कि ये अब जो हमारी ओर चली जाती है। अब क्या हुआ, ठीक। अब अगर स्टमक की नीचे की प्रवाहित नहीं हुई तो कहां जाएगी? ऊपर चली जाएगी। मतलब अपने जस्ट अपोजिट, नीचे जानी चाहिए, ये नॉर्मल है, नहीं जाना पाए तो ऊपर चला गया। ऊपर चली गई तो क्या हुआ? मिचली आएगी, हिचकी आएगी, डकार, वमन। तो पहला फैक्ट
फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट क्या है कि अगर कोई मिचली आ रही है, पहले हिचकी आ रही है, डकार हो रही है, वमन हो रही है, तो पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए? स्टमक पे, स्टमक पर। पहला ध्यान स्टमक पर। अभी और बढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन पहला ध्यान, पहला ध्यान स्टमक पर। स्प्लीन की का नीचे प्रवाहित होना रिबेलियस ऑफ की कहलाता है। भाई रिबेलियस मतलब दुश्मन, बदमाश, है ना, जो रिबेलियन, तो मतलब जो दुश्मन, तो उपद्रवी ऊर्जा उपद्रव कर रही है, तो ये कहलाती है नीचे। और इस स्टमक की का ऊपर की ओर वो भी रिबेलियस है। अगर स्प्लीन की नीचे चली जाए तो रिबेलियस, स्टमक के ऊपर चली जाए रिबेलियस, क्योंकि अपने मार्ग में दोनों मार्ग का अलग हो गया। इन दोनों कंडीशंस में की गलत दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। स्प्लीन की का नीचे प्रवाहित होना रिबेलियस की ऑफ डिफिशिएंट नेचर होता है। देखिए अब आप यही समझ लीजिए, डिफिशिएंसी और एक्सेस की कंडीशन को बता रहा है। तो कह रहा है कि स्प्लीन की अगर एनर्जी घट जाएगी तो नीचे हो जाएगी, यानी डिफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन की है। लेकिन स्टमक का ऊपर की ओर जाना रिबेलियस तो है, लेकिन डिफिशिएंसी नहीं है, एक्सेस कंडीशन है। तो यानी अगर वोमिटिंग हो रही है तो वो एक्सेस कंडीशन है। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो वो डिफिशिएंसी है, लेकिन वमन होना, वोमिटिंग होना, डकार होना, मिचली आना, ये हमारी कौन सी है? ये एक्सेस है। एक्सेस है। एक्सेस है। जो हम लोग बात पूछते रहते हैं, तो ऐसे समझे कि अगर स्प्लीन की नीचे की ओर जा रही है तो वो डिफिशिएंसी की वजह जा रही है, और ये स्टमक के जा रही है ऊपर, तो ये एक्सेस कंडीशन की ओर जा रही है। तो स्टमक की का इसका उपचार स्प्लीन की टोनिफिकेशन द्वारा उपचार करेंगे, लेकिन स्टमक की का उपचार सिडेशन के द्वारा करेंगे। तो स्टमक की एनर्जी को सिडेट कर दीजिए। तो अगर आपको बहुत पॉइंट नहीं मालूम, हो सकता भाई नहीं मालूम हो, तो हम लोग को तात्कालिक क्या, बस देखिए धीरे धीरे जैसे अनुभव करेंगे। तो हम अगर स्टमक की बड़ी ऊर्जा हो तो 2 पॉइंट बताइए। स्टमक 36 सर। यस, एक और पॉइंट बस। सर ST 45 44 45 हाँ वहाँ 45 अग्नि वाला ना, अग्निवर। और CV 12 भी प्रूव कर सकते हैं। दो हाँ दो सब्जेक्ट में CV 12 क्या है? CV 12 या हमारा यूबी 21। UB 21। हाँ, तो हमारे ऐसा नहीं, जो हमारे पास 5-6 पॉइंट हैं, इनमें हम अगर मान लीजिए, हम देखिए सीखने का तरीका यही है, कोई आवश्यक नहीं कि आपको सारे पॉइंट प्रोटोकॉल याद हों और हर समय किताब हो। कोई किताब है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ पॉइंट हम लोगों को जरूर समझ में आने चाहिए कि भाई और कुछ न करें, इसमें क्या लगा दें। हमारे पास एनर्जी घटानी है, अब घटानी है तो सिडेशन करना है। सिडेशन के लिए हमारे पास स्टमक के संबंध में तो लगाएंगे, जो भी स्टमक के 2-3 पॉइंट होंगे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो घटा दीजिए, उनको घटा दीजिए। रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ही, मतलब ठीक तो हो, मतलब 100% ना हो। यस सर, जिनको दोनों हो रहे हो, वॉमिटिंग भी और लूज मोशन भी एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर, तब दोनों तो लिखा हुआ है, देखिए दोनों तो लिखा हुआ है। एक सिडेशन, एक को टोनिफिकेशन करिए, एक का सिडेशन कर दीजिए। ओके ओके, ठीक ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। इसमें लिखा हुआ है ना भाई, उसका स्पिन का टोनिफिकेशन कर दीजिए, स्टमक का सिलेक्ट कर दीजिए, दोनों अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, दोनों कर सकते हैं हम लोग। जी सर। अच्छा, अब ऊर्जा की डिफिशियंसी स्टैग्नेशन के अलावा उपद्रवी ऊर्जा रिबेलियस की भी रोग कारक होती है। कह रहे कि निम्नलिखित दशाओं में डिफिशियंसी आपकी, स्टैग्नेशन आपकी, रिबेलियस की, और ये 3 कारण है। अब जैसे देखिए, डिफिशियंसी समझ गए, स्टैग्नेशन हम लोग समझ रहे हैं ना। स्टैग्नेशन तो बात, स्टेसिस और स्टैग्नेशन एक ही बात है ना, की संदर्भ में स्टैग्नेशन, और अगर ब्लड के संबंध में तो स्टेसिस। तो स्टैग्नेशन मतलब रुक रही है, रुकावट, रुका हुआ है, तो वहां रुकना नहीं चाहिए, ऊर्जा को हमेशा प्रवाहमान होना चाहिए। रिबेलियस की माने उल्टा, रिबेलियस माने उल्टा। ठीक है, तो ये है क्लियर। आगे चले।
Yes, sir. लीवर एंड लंग्स, ये देखिए कितने बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया। देखिए सर एक और चीज पूछनी थी सर, अगर दोनों हो रहे हैं तो लीवर अटैकिंग स्प्लीन भी हो सकते हैं क्या सर? ये आप देखिए, हमने अभी हम लोग उस पे चल रहे हैं, आपने आगे का प्रश्न कर दिया, हमने अभी कहा था वहां पर, ठीक सर, आप प्राइमरली समझिए, आप ठीक है सर। वो तो है ही है। अभी हमने कहा, ये इसीलिए सेंटेंस बोल दिया था कि अभी प्राइमरली आप समझिए कि पहली दशा में हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर वोमिटिंग हो रही है तो पहली दशा में ध्यान क्या है? पहली दशा में ध्यान हमको स्टमक पर जाना चाहिए। फिर जब ज्ञान बढ़ेगा हमारा, जैसे ए में पढ़ रहे हैं तो ए सीख रहे हैं बनाना, जब 10 में पढ़ रहे हैं तो हम कोई पोएम बना रहे हैं, एमएम पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे बड़ा ऐसे लिख रहे हैं, ये सब करेंगे धीरे धीरे। लेकिन हम लोग अभी धीरे धीरे, अभी हम समझ रहे हैं कि सेमेस्टर 2 में है और हम लोग अभी ट्रीटाइज 7 पढ़ करके और आए हैं कि हम एनर्जी को समझ सके, ये हम लोग समझ रहे हैं। वो तो बहुत बढ़िया रीजन है कि उसमें सीधे वो भी वो जब यूं करती झंझावात है ना, वो तो झंझावात बात है वो जो मॉडर्न जो साइंस में हम लोग जो सामान्य भाषा में झंझावात बोलते हैं वो है लीवर, जो हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कहते हैं बात, वो है लीवर। इसलिए लीवर तो कहीं जा सकता, वो वृक्ष है, वो वुड है, वो कहीं जा सकता है, बाएं दाएं ऊपर नीचे दाएं, ठीक। तो वो जब करेगा वो अलग पॉइंट आएगा। लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ रहे हैं, हम समझने के हिसाब से कह रहे हैं। आप लोग जो अधिक जान रहे हो कोई बात नहीं, आप जानिए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझिए कि कैसे एनर्जी को हम लोग समझें। लीवर लंग्स, लीवर की ऊपर की ओर जाती है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लीवर की है, लीवर की ऊपर की ओर जाती है, नॉर्मल फंक्शन है। लंग्स की नीचे की ओर जाती है। अब देखिए सब रिलेशनशिप में है, हार्ट और किडनी का रिलेशन, लीवर और लंग्स का रिलेशनशिप। लीवर की ऊपर की ओर जाती है और लंग्स की नीचे की ओर जाती है। लीवर की और लंग्स की दोनों में संतुलन होता है, यहां संतुलन बताया, और फिर आगे पढ़ेंगे भी तो कहेंगे हार्ट और किडनी में संतुलन होता है, वो दोनों टेम्परेचर को करते हैं। देखिए भी कर रहे हैं, लंग्स की नीचे की ओर गई, लीवर की ऊपर की ओर गई, यूं, तो दोनों संतुलन बनाते हैं कि फ्लोज फ्रीली एंड स्मूथली। अगर संतुलन है तो बढ़िया से आप, लेकिन लीवर की ऊपर की ओर नहीं गई तो क्या होगा? जो ऑर्गन, देखिए वही मैडम ने बताया था अभी, या चारों तरफ फैल नहीं पाती तो स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की ऊर्जा की रुकावट हो गई, और रुकावट हो गई तो भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगी। स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी। देखिए कह रहे हैं कि अगर लीवर की ऊपर की ओर जा नहीं पाई किन्हीं कारणों से, या उसका काम एक और काम है जो भी नहीं बताया, इसमें धीरे बताएंगे, वो उसका काम क्या है कि ऊर्जा को, जो ऊर्जा मिली हुई उसको पूरे शरीर में छितराज हुई देना। लंग्स भी काम करता है लेकिन लीवर भी ये काम करती है, तो संतुलन से कर रही है लीवर भी ये काम। लीवर वृक्ष है, छितराता है, वो भी चारों तरफ ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैलाने का काम करता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर की ओर जा नहीं पाई या फैल नहीं पाई तो रुक जाएगी, एक जगह पर रुक गई तो ऊर्जा की रुकावट हो गई। अब रुकावट हो गई तो क्या करेगी? हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम हम लोग समझ रहे हैं। स्टमक को 9 भागों में बांटा गया, तो ऊपर के भागों के नाम होंगे लेफ्ट एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम किनारे, इपीगैस्ट्रम बीच में, एब्डोमेन, और एब्डोमेन माने एब्डोमेन एज ए होल है, यूट्रस और नीचे है, थ्रोट गला है, और सिर ऊपर। इतने अब आप समझ सकते हैं कि कभी आप लीवर की स्टेग्नेशन पढ़े तो क्या होगा, आप कहेंगे अरे ये हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द है तो लीवर, इपीगैस्ट्रम में दर्द है तो लीवर, एब्डोमेन में है तो भी लीवर जिम्मेदार हो सकता है। एब्डोमेन अपनी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन इसकी वजह से भी हो सकता है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है, थ्रोट में गले में कोई खिरखिर हो रही तो भी स्टेग्नेशन लीवर की, और सिर में भारीपन हो रहा तो लीवर की ऊर्जा अवरुद्ध होती है तो 2 स्थानों पर आसानी से आक्रमण कर देती है, पहला स्टमक और दूसरा स्प्लीन, जो भी मैडम बता रही थी।
ठीक है, अनीता मैडम ने बताया। अनीता मैडम सीनियर थेरेपिस्ट हैं और हमारे यहाँ के समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, हमारी फैकल्टी भी हैं, इसमें थोड़ा बिजी हैं, तो उनका स्वागत है। तो वो वही प्रश्न कर रही थी, वो कह रहे थे कि स्प्लीन स्टमक भी तो बताइए, तो ये थे कि लीवर की आ गई, सेकेंड उसमें आ गया कि लीवर की ऊर्जा अवरुद्ध हो गई, तो दो रुकावट है, तो रुकावट है तो कुछ तो करेगी, तो वही उसने आसानी से आक्रमण अटैक करती है। भाई रुकना नहीं था, उसको चलना था, आपने रोक दिया, किसी कारण रोक दिया, प्रकृति ने रोक दिया, कैसे रोक दिया, तो उसने स्प्लीन और स्टमक पे अटैक कर दिया। अब लीवर की ऊर्जा आमाशय पर आक्रमण करती है तो क्या होगा, वही दर्द, मिचली, वमन। पहला रीजन क्या था, पहला रीजन क्या हम लोग ध्यान दिया था स्टमक पर, कि स्टमक की उसकी एनर्जी बढ़ गई है, बढ़ गई थी, है ना, तो वो दर्द हो रहा था। दूसरा ने कहा इसने अटैक कर दिया है, तो भी कारण हो सकता है, ये दूसरा कारण, लीवर ने अटैक कर दिया है इसलिए कारण हो गया, ये भी हो सकता है। लीवर की ऊर्जा स्प्लीन पे आक्रमण करे तो डायरिया, पहले में केस क्या था, डायरिया स्प्लीन की, स्प्लीन डिफिशियंसी की वजह से हो रहा था। अभी यहाँ स्प्लीन डिफिशियंसी थोड़ा बहुत कमजोर हुई, लीवर एक्सेस हो गई, ये एक्सेस है, अटैक कर दिया, जो ताकतवर है अटैक कर दिया। लीवर गले में गोई चली गई तो क्या होगा, गले में संकुचन का, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट, आपको लगेगा कि फंसा हुआ कुछ, कोई लोग कहते हैं ना कि बड़ा कुछ गले लग रहा फंसा हुआ है, लीवर बढ़ करके ये वहां पर अटैक कर देगी, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट कहलाएगा। लीवर की अवरुद्ध होगा जब नीचे की ओर जाकर यूबी पे आक्रमण करेगी, तो हाइपोगैस्ट्रियम में अफारा और यूरिन में थोड़ी, देखिए ऊपर देखिएगा, ऊपर हाइपोकॉन्ड्रियम लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, हाइपोगैस्ट्रियम। नीचे के जो तीन है वो लेफ्ट और राइट हाइपोगैस्ट्रियम है, ऊपर कॉन्ड्रियम है, नीचे गैस्ट्रियम है, क्लियर। बीच वाले भाग में गैस्ट्रियम होगा, हाइपोगैस्ट्रियम। तो हाइपोगैस्ट्रियम में अफारा डिस्टेंशन, तो यानी लीवर की वजह से हाइपोगैस्ट्रियम में भी अफारा हो सकता है, डिस्टेंशन में फूल जाएगा, और यूरिन में स्लाइट रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये ऊपर की जाति लीवर की अनियंत्रित हो सकती है, ऊपर गई, नाराज है, नाराज हो गई, क्यों, आपने उसको रोक दिया, या कोई अवरोध आ गया किसी तरह का, तो या खुद उसकी ताकत बढ़ गई किसी कारण से, आपने अधिक खाया, जो भी खाने पीने से उससे हुआ, तो लीवर की अनियंत्रित हो गई, तो ऊपर सिर तक चली गई, सिर दर्द कर देगी, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, आपको लगे कि क्या करें, सरदर्द हो जाएगा, तो ये लीवर की वजह से भी हो सकता है, ये बताने की कोशिश है। स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की में अटैक लंग्स एंड कॉजेस कफ अस्थमा, कफ अस्थमा लीवर की वजह से हो सकता है, वो गई, उसने अटैक कर दिया लंग्स पर, तो ये भागती हुई लीवर की लंग्स के नीचे के प्रवाह को रोक देगी, क्या करेगी, यूं जा रही थी, ऊपर से लंग्स वाला तो रोक दिया, यहां यूं कर दिया, दोनों सेनाएं जुड़ गई, रोक दिया, अब वो नीचे को जाना था, लंग्स वाली ऊपर चली गई, तो वहां पर जो ऊर्जा जो नीचे जा रही थी, मान लीजिए 100 ऊर्जा रोगी को नीचे क्यों आती हुई लंग्स की, किडनी और यूबी तक एवं द्रवों को लेकर आती है। देखिए लंग्स की, अब यार ध्यान रखिए, ध्यान, हम लोग पढ़ रहे थे, लंग्स बनाता क्या है, ऊर्जा, आप लोग गैदरिंग की पढ़े होंगे, लेकिन लंग्स की के साथ साथ एक और पॉइंट है, वो द्रवों को भी ट्रांसफॉर्मेशन करती है, मतलब सॉरी ट्रांसपोर्ट करती है, और द्रवों को पूरे शरीर में छितराती है तो इसलिए वो द्रवों को लेकर आती है, अगर लंग्स की नीचे की नहीं जाए गई तो छाती में अवरुद्ध होगी और खांसी दबा कर देगी, अगर लंग्स की द्रवों को नीचे की भेज नहीं पाती तो रोगी को रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब अगर लंग्स की ने क्या किया, द्रव नीचे जा ही नहीं पा रहे हैं,
तो जब अगर जा नहीं पा रहे हैं तो रिटेंशन, भाई यूरिन कैसे पास होगा, जा ही नहीं, नीचे गया ही नहीं, तो क्या होगा, ऊपर ही रहेगी ना चेहरे सूजन। यानी कभी कभी चेहरे के सूजन का कारण लंग्स की डिफिशियंसी भी होता है। डिफिशियंसी तो है, भेज नहीं पाती, अशक्त है, कमजोर है, यही तो कह रहे हैं। तो ये अशक्त वाली निशानी है। तो हम लोग यहीं पर आज ये, अगर किसी के पास ये किताब है तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि हम लोग यहीं पर इसको रोक दे रहे हैं लीवर उसमें, क्योंकि ये समझने की बातें हैं। धीरे धीरे पढ़िए, आपको उसका फंडा क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल्स जो है कि कैसे फंक्शन करती है और कौन कौन से ऑर्गन क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं। ये फंडामेंटल समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी और बहुत बढ़िया आप लोग कर पाएंगे। तो हम लोग खेमका सर को फिर याद करते हैं, इतनी अच्छी किताब लिखने के लिए बार बार उनको याद करते हैं। गुरु दीक्षा के रूप में अगर हम देना चाहते हैं तो उनके ही जो सिद्धांत है या उनके जो लिखावट है या उन्होंने जो लिखा है, उस लिखावट के को मन को समझें और उसके ऊपर भी कुछ करने की कोशिश करें, केवल वहीं तक सीमित न रहे। जब समझेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने अच्छा किया है और तभी उनका सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हम यहाँ सुनीता राघव जी का स्वागत है, रुक्मिणी शर्मा जी का स्वागत पहले हो चुका है, गरिमा बिष्ट जी ज्वाइन किया है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम। तो हम लोग जो है 2 मिनट का ब्रेक लेते हुए फिर हम लोग आते हैं, फिर हम लोग आयुर्वेदिक पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।